साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने वास्तविक तौर पर देखा जाए तो भारत के इतिहास को एक महत्वपूर्ण योगदान इस इतिहास के अंदर अपना निभाया है। आज हम लोग बात करेंगे जेम्स प्रिसेप्स की। बेसिकली ये एक ब्रिटिश अधिकारी हैं, अभी इनके बारे में इन डिटेल हम लोग बात करने वाले हैं। ये एक ब्रिटिश अधिकारी हैं और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश को सम्राट अशोक के बारे में बताया कि सम्राट अशोक कितने महान राजा थे। ठीक है, और इनका जो शासन काल था वो कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ था और इनका बौद्ध धर्म को लेके क्या शानदार इनका योगदान रहा है। इन सब चीजों के बारे में सारी जानकारी देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम था जेम्स प्रिसेप। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति हैं बेसिकली इनके भारत आने से पहले या ये सब बातें सामने आने से पहले भारत के अंदर सम्राट अशोक की, चंद्रगुप्त मौर्य की, बिंदुसारा की, तमाम भारतीय राजाओं की कहानियां तो हमें मिल रही थी, लेकिन वो सारी की सारी कहानियां जो थी वो कहाँ मिल रही थी? वो हमें जैन या बुद्धिस्ट जो लिटरेचर थे इन्हीं के अंदर सारी कहानियां मिल रही थी, इसके बाहर कहानियां नहीं थी। इसी चक्कर में ब्रिटिशर्स ने हमारी इन कहानियों को एक मिथ माना कि ये भारतीयों की एक कल्पनाएं हैं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, और इसको कहानियों को एक मिथ, एक कल्पना मानते हुए सिर्फ कहानियों तक रखा है। इसके फैक्ट में उन्होंने कभी भी जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन कहानी जब पहुंची 1799 में, जब ब्रिटेन लंदन में जेम्स प्रिसेप का जन्म हुआ, उस समय पे इनके जो फादर थे वो ब्रिटिश कंपनी की तरफ से भारत के अंदर ही एक बड़े व्यापारी के तौर पर काम करते थे। और इनके पास या इनकी फैमिली के पास पैसे की कोई कैसी दूर दूर तक कमी नहीं थी, इतना पैसा इनके परिवार के पास था। अब इतने पैसे के बाद जब जेम्स प्रिसेप जब थोड़े से बड़े होते हैं तो इनको फादर से जब बात करने का मौका मिलता है तो ये बताते हैं कि ये आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं। फादर के पास पैसे की कमी नहीं थी तो फादर ने बोला ठीक है, आर्किटेक्ट की तैयारी करो, आप आर्किटेक्ट बन जाना। लेकिन आर्किटेक्ट बनने से कुछ समय पहले ही इनकी एक दाईं आंख में एक इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से जो आर्किटेक्ट का सपना था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब एक आंख के साथ व्यक्ति का आर्किटेक्ट बनना उस समय पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप का था, जिसके चक्कर में जेम्स प्रिसेप जो थे थोड़ा सा डिप्रेस रहने लगे, थोड़ा सा चीजों से दूर भागने लगे और कहीं ज्यादा डिप्रेशन में ना चले जाएं। इसलिए इनके फादर साहब जॉन प्रिसेप ने, जो आगे चल के बहुत बाद में जाके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद भी बने, उस समय पे इन्होंने अपने लिंक का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे को उनके भाइयों के साथ कलकत्ता की टकसाल में जॉब पे लगवा दिया। और जेम्स प्रिसेप अपने बाकी भाइयों के साथ हिंदुस्तान पहुंच जाते हैं। कलकत्ता की टकसाल में ये सिक्कों की परख करने पर इनकी जो जॉब थी वो इनको मिल जाती है। जॉब अच्छी चल रही थी कि कुछ समय के बाद इनकी एक मुलाकात होती है। तकरीबन 1819 के आसपास ये भारत आते हैं और उसके बाद इनकी मुलाकात होती है एच एस विल्सन से। और ये एच एस विल्सन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था, निर्माण किया था। ठीक है, संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान हैं एच एस विल्सन। संस्कृत भाषा में इन्होंने बहुत अ, अच्छे अच्छे रिसर्च कर रखे थे, बहुत सारी संस्कृत के टेक्स्ट थे जिनको उन्होंने ट्रांसलेट किया था। ठीक है, और इन्हीं सब चीजों के लिए उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी जिसको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। इनकी मुलाकात होती है जेम्स प्रिसेप की एच एस विल्सन से, और दोनों जो मिलके, दोनों का जो एक इंटरेस्ट था वो कहीं ना कहीं ये जो मॉन्यूमेंट्स या जो एडिक्ट्स या जो इंस्क्रिप्शंस जो भारत के अंदर मिल रहे थे, इन्हीं को सारी की सारी जानकारी सबसे पहले इन्हीं ग्रुप्स के पास आती थी और इसी के ऊपर इन लोगों ने अपना काम करना स्टार्ट किया। कहानी बढ़ते बढ़ते ये जो जेम्स प्रिसेप थे, इनका जो इंटरेस्ट था धीरे जगते जगते ये भारतीय मॉन्यूमेंट्स जितने भी थे और यहाँ पे जितने भी एडिक्ट्स या सिक्के मिलते थे, क्योंकि जॉब जो कर रहे थे वो भी सिक्कों पे कर रहे थे, टकसाल में कर रहे थे कलकत्ता की। ठीक है, और भारत में जहां भी खुदाई वगैरह चल रही हो या कुछ भी चल रहा हो, वहां पे अगर कुछ भी सिक्के जैसा या कुछ एडिक्ट्स या कुछ लाइक पत्थर के कुछ शिलालेख मिल जाए, कुछ भी चीज मिलती थी, तो उसकी सबसे पहले जानकारी भी इन्हीं के पास पहुंचती थी, जेम्स प्रिसेप के पास। तो जेम्स प्रिसेप का जो इंटरेस्ट था वो इतना ज्यादा डेवलप हो गया कि 1833 से लेके 1837 तक लगातार 4 साल उन्होंने वो सभी एडिक्ट्स जो अलग अलग जगह पे मिले थे, ठीक है, वो एडिक्ट जो अफगानिस्तान, ईरान से लेके दक्षिण भारत पूरे हिस्से में मिले हुए थे, उनको स्टडी करना स्टार्ट किया। और 4 साल अपना पूरे जीवन का जो इंपोर्टेंट 1833 से लेके 1837 तक के जो 4 साल थे, पूर्ण रूप से सब कुछ भूल भाल के वो इसी काम में लग गए कि मुझे ये एडिक्ट्स जो हैं वो स्टडी करने हैं। अब एडिक्ट्स को स्टडी करने में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि सम्राट अशोक का जो शासन काल था वो इतना फैला हुआ था कि क्षेत्र के हिसाब से, जिस क्षेत्र में उनका जो शासन था, वहां की जो भाषा हुआ करती थी लोकल, उसकी भाषा में वहां पे अपने जो आदेश हुआ करते थे, पब्लिक से जो बातें थी वो वहां पे रिटर्न तौर पे, लिखित तौर पे किया करते थे सम्राट अशोक। इतना बड़ा शासन काल था। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी भाषाएं थी जिसमें से ब्राह्मी भी थी, संस्कृत भी थी, खरोष्ठी भी थी ऐसी, और ग्रीक लैंग्वेज भी थी। ठीक है ना, तो ऐसी बहुत सारी भाषाओं में सम्राट अशोक के आदेश थे।
अब इन्होंने जब उन आदेश को पढ़ना स्टार्ट किया तो समझने में, इनको डिकोड करने में 4 साल लगे, क्योंकि हर एक लैंग्वेज जो थी वो अपने आप में अलग थी। संस्कृत भाषा को समझने के लिए समय तो लगा, लेकिन कुछ एक ब्राह्मण विद्वानों की इन्होंने मदद ली और उनकी मदद से इनको संस्कृत भाषा को डिकोड करना थोड़ा-सा ईज़ी हो गया, जिसमें एच.एस. विल्सन ने एक अहम जो भूमिका थी वो निभाई थी। अब कुछ समय के बाद जब पंजाब हरियाणा साइड में जो सिक्के मिल रहे थे, क्योंकि पंजाब साइड में एंशिएंट हिस्ट्री के दौरान वहां पे इंडो ग्रीक का शासन हुआ करता था, और इंडो ग्रीक का जो शासन था, उस शासन के दौरान जो भी वहां के राजा हुआ करते थे, जो इंडो ग्रीक थे, वो लोग क्या करते थे, अपने जो सिक्के होते थे उस सिक्के पे एक तरफ अपनी फोटो, ठीक है, और अपने फोटो के नीचे जो भी लिखना है वो लिखवा दिया, ठीक है। एक साइड तो वो करते थे इसको ग्रीक लैंग्वेज में, और दूसरी साइड करते थे इसको खरोष्टी लैंग्वेज में, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जो जेम्स प्रिसेप थे, इनको ग्रीक लैंग्वेज तो आती थी, ठीक है, और ग्रीक लैंग्वेज से उन्होंने वहां से खरोष्टी लैंग्वेज पकड़ ली कि खरोष्टी, अब ग्रीक में जो लिखा है वही खरोष्टी में लिखा है, वो वर्ड समझना उन्होंने स्टार्ट किया। ये पूरा काम करने में इनको 4 साल लगे। 1837 तक ये इसी काम को करते रहे, और फाइनली 1837 में आके इन्होंने सम्राट अशोक के सारे जो एडिक्ट्स थे उनको डिकोड कर लिया, चाहे वो दिल्ली के हो, टोपरा के हो, या इलाहाबाद प्रयागराज के हो, उन सबको इन्होंने डिकोड कर दिया। और इन जो डिकोड जो किया गया था, इस डिकोड को उन्होंने जो श्रीलंका के अंदर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो इस पे काम कर रहे थे, उनके साथ भी जब उन्होंने क्रॉस चेक किया तो पता चला कि जो कहानियां यहाँ हमें पढ़ने को मिल रही हैं, सेम कहानियां श्रीलंका तक फैली हुई थी। और श्रीलंका के जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट और ऐसे जो लिटरेचर हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि भारत में कोई एक बहुत बड़ा ऐसा राजा था जिन्होंने अपना राजपाट एक साइड में रख के एक धर्म को अपना लिया था, धर्म परिवर्तन कर लिया था, और उसका जो राज था वो इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, और वो राजा चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो कहानी थी सम्राट अशोक की, वो फाइनली 1837 में दुनिया के सामने आई। और जो एक मिथ कैरेक्टर जिसको बता रखा था ब्रिटिशर्स ने, वो उस कैरेक्टर का सब क्लियरिटी आती है तो ये है कि भारत के जो इतिहास है वो ब्रिटिश इतिहास से कई सौ, कई हजारों साल ज्यादा पुराना था। और इस घटना के बाद से जेम्स प्रिसेप जो थे, या जितने भी वो समूह जो उनका था, उनके जो एक रेस्पेक्ट थी इंडियन ट्रेडिशन के अंदर, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लोग जो थे वो जॉन जॉन इसको जेम्स प्रिसेप को बहुत ज्यादा फॉलो करने लगे। अब जेम्स प्रिसेप बैक टू बैक इतना काम कर रहे थे कि जिसके चक्कर में इनको दिमागी बीमारी हो गई थी, ज्यादा लंबा नहीं चल पाए। ऑलमोस्ट 1840 के आसपास इनका देहांत हो गया, और कलकत्ता के लोगों ने हुगली नदी घाटी पे इनके इज्जत में, इनके ऑनर में वहां पे एक घाट बनवाया जिसका नाम है प्रिंसिप घाट, आज भी है, ठीक है। तो ये कहानी थी कि किस तरीके से एक ब्रिटिश अधिकारी ने भारत में सम्राट अशोक को दुनिया के सामने रखा। और इससे पहले सम्राट अशोक सिर्फ एक काल्पनिक चरित्र कहे जाते थे, एक मिथ कैरेक्टर थे। कोई भी जो ब्रिटिशर्स थे इसको मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि सारी कहानी जो थी वो किताबों में पाई जा रही थी। लेकिन वो किताबों की कहानी जब एडिक्ट्स के साथ मैच की गई, और पता चला कि एक सम्राट ऐसा भी था जिसका शासनकाल पूरे भारत से लेके ईरान तक फैला हुआ था, और उस कहानी को जब दुनिया के सामने रखा, तो ऐसे जेम्स प्रिसेप को हमारी तरफ से लाख लाख धन्यवाद, जिन्होंने भारतीय इतिहास को एक बेहद खूबसूरती के साथ दुनिया के सामने लाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए तो थैंक यू सो मच।